नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में आज जो कुछ भी हुआ उसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा किस स्थिति में आया। आज का डिस्कशन मोस्ट प्रॉब्ली सारा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं, लिखते हैं कि आपको पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाहिए, आप लीगल व्यक्ति हैं, आप एक एजुकेटर हैं, आप एक लॉयर हैं, आपको वही बात करनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि वुड्रो विल्सन ने जब एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें लिखी थी 1887-85 की तरफ, तब उसने कहा था कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स दूसरा हिस्सा है। और पॉलिटिक्स से मतलब पॉलिटिक्स जिसके कंधों पर एग्जीक्यूट करने का काम होता है और कानून पास करने का काम होता है। और तीसरा जुडिशल सिस्टम जिसका काम क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि सब काम ठीक हो रहा है, स्क्रूटनी करना होता है, रिव्यू करना होता है, और अगर एग्जीक्यूटिव भटक जाए तो उसको दिशा दिखाना भी होता है। हालांकि हमारे यहाँ जुडिशरी एक और फंक्शन में है और वो लेजिस्लेशन को भी दिशा दिखाने का काम करती है। समय समय पर है तो इंसान ही, इसलिए अपना रोल कभी कम और ज़्यादा भी हो सकता है, कभी अपने रोल में कोताही हो सकती है। और जुडिशरी का दोष, हालांकि बहुत सारे लोग उस पर प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि जुडिशरी सरकारें चलाने के लिए नहीं होती हैं। जुडिशरी केवल रिव्यू करने के लिए होती है, और रिव्यू वो सिर्फ उतना पोर्शन कर सकती है जितना न्यायालय में प्रेजेंट हुआ। जुडिशरी का बहुत व्यापक, यानी कि जजेस का बहुत व्यापक एनालिसिस नहीं होती। जो फाइल में आया, जो एडवोकेट्स ने कहा, और जो उस पार्टिकुलर फैक्ट और सरकमस्टांस पे कानून लागू हुआ, उस पर वो डिसीजन देते हैं। वो बहुत बड़े स्तर पर भी आगे पीछे सोचा जा सकता है, उसके रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, उसके रॉन्ग पहलू, उसका मैसेज गलत जा सकता है। लेकिन बारंबार जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस हमारे यहाँ है, इसलिए अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बड़ी बेंच और बड़ी बेंच, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कभी बड़े ज़्यादा जजों की बेंच, और उसके बाद लेजिस्लेशन फिर से उल्टा पलटी करता रहता है। मैं समझता हूँ ये एक बेस्ट सिस्टम है जिसमें किसी को भी निरंकुश होने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया है। ना ही जुडिशरी को निरंकुशता का अधिकार है, ना ही एग्जीक्यूटिव को निरंकुशता का अधिकार है, और ना ही पॉलिटिक्स को निरंकुशता का अधिकार है। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस पर करने जा रहा हूँ। एडमिन, जैसे मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस यानी कि कानूनन कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है, और उसकी पॉलिटिकल यानी कि एक पॉलिसी क्या है, परिदृश्य क्या है, देश किस ओर जा रहा है, और उन जिस ओर देश जा रहा है और जैसा होना चाहिए, व्हाट इट इज एंड व्हाट ओट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, उसके लिए फ्यूचर प्लान करना, और फ्यूचर के आधार पर आज कानूनी व्यवस्था करना और देश को उस दिशा में ले जाना, ये पॉलिटिक्स का काम होता है। मुझे लगता है आज की पॉलिटिक्स वो करने का प्रयास कर रही है, और ये एक इंटरचेंजिंग परिस्थिति है जो 70 साल की परिस्थिति हमारे देश में बनी थी, और जिसमें हिंदू समाज, जो भारत का मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी, या मैं कहूँ भारत के मूल धर्मी व्यक्ति को ये महसूस होने लगा था कि हमारी कोई सम्मान नहीं, हम कहीं नहीं हैं। पिछले 6-7 साल में एक देश में माहौल बनकर खड़ा हुआ है। 80% समाज को ये लगने लगा है, नहीं, हम भी बे औलाद नहीं हैं, हमारे ऊपर भी पेरेंट हैं, हमारे ऊपर भी सरकारें हैं। हालांकि यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए मतभेद हो सकते हैं, सरकार के कोई गुण अच्छे ना लगें, कोई काम अच्छा ना लगे, या कोई बात अच्छी ना लगे, इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, अपना मत व्यक्त करूं, ये हिंदू समाज बखूबी जानता है, क्योंकि यहाँ शास्त्रार्थ होता है, और भारत की परंपराओं में शास्त्रार्थ करना है। लेकिन शास्त्रार्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि विरोध कर देंगे या विद्रोह कर देंगे। हम शास्त्रार्थ करके सरकारों को आगाह करते हैं, सरकारों को दिशा दिखाते हैं, और सरकारों को बाध्य भी करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन हम विद्रोह कभी नहीं करते। ये हमारे यहाँ का स्वभाव है। और जो विद्रोह करने का प्रयास करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि वो अभी भारत को सही से समझ नहीं पाए। हम विद्रोह तभी करते हैं जब हम ये समझ लेते हैं कि परधर्मी, परतंत्री हमारे ऊपर अब हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई की घटना की मैं बात कहूं तो ये कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी, मैं ममता बनर्जी को इस प्रकार देख रहा हूं कि ममता बनर्जी इस समय कांग्रेस को सुपरसीड करना चाहती हैं, यानी कि
कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए, कांग्रेस का काडर इस्तेमाल करते हुए अब देश में राजनीति करना चाहती हैं। मैं ममता बनर्जी क्यों ऐसा सोचती हैं, इस विषय पर भी चर्चा करना चाहता हूं। बात ये आती है कि क्या देश में ये जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे किसी भी प्रदेश की हों, उत्तर प्रदेश की बात कहूं या मैं बंगाल की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, कर्नाटका में तो खैर नहीं है, महाराष्ट्र की बात करूं या हरियाणा पंजाब की बात करूं, कहीं पर भी देश में, बिहार सहित जहां कहीं भी रीजनल पार्टी हावी है या कभी थी, तो उन रीजनल पार्टीज को मिलाकर बहुत बार गठबंधन करने का प्रयास हुआ है। और गठबंधन तो उसके साथ ही हो सकता है जो मेन स्ट्रीम में हो, यानी कि कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही काडर बेस्ड पार्टियां हैं। और अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को न दिया जाए, यानी कि इनका प्लेटफॉर्म न मिले, तो विरोधी या समविचारी जो एक हिंदू राष्ट्र के विचारधारा वाले बीजेपी के साथ जुड़ते हैं और जो अपने आप को सेकुलरवादी कहते हैं या जो अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये देश एंशिएंट नहीं है, ये तो अभी अभी बसा है, गांधी इसका बाप है, गांधी इसका फादर पैदा हुआ है, उससे पहले ये बिना किसी सरपरस्ती के था, उससे पहले इसके ऊपर छत पर किसी की छतरी नहीं थी। गांधी के चश्मे ने ही सब दिखाया और गांधी के चश्मे से जो हमने देखा देश में, मैं गांधी के चश्मे से ना कहूं, गांधी के विचार को ना कहूं, गांधी के चश्मे से जो लोगों ने देखा और दिखाने का प्रयास किया, उसके आधार पर देश संसार में कहां पर था और कहां पहुंच गया, ये हम सब ने देखा होगा। ममता बनर्जी, हाँ, मैं जो कह रहा था कि अब वो एक चश्मा, गांधी का चश्मा और दूसरा राष्ट्रवाद का चश्मा, ये दो विचार इस समय प्रखरता से आमने सामने खड़े हैं। समविचारी अब इसको देवासुर संग्राम कह सकते हैं, देवताओं का एक गुट और एक गुट असुरों का, तो देवासुर संग्राम हो सकता है। देवता किसी भी प्रकार के हों, यानी कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले कोई भी किसी भी प्रकार के किसी मानसिकता के लोग हों, वो एक जगह इकट्ठे हों, और जो दानवों के स्वभाव के हों, असुरों के स्वभाव के हों, वो एक जगह इकट्ठे हों। लेकिन सवाल वहीं पर है कि इनका नेतृत्व कौन करेगा। तो काडर तो असुरों का अगर मैं कहूं, तो काडर तो कांग्रेस के पास ही है आज़ादी के बाद, क्योंकि कांग्रेस का निर्माण ही एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम मतलब आईसीएस ऑफिसर, इंग्लैंड का एक सिविल सर्वेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा का था। तो एओ ह्यूम ने उसका निर्माण किया था और उसके बाद उसने ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और पूरे देश में अंग्रेजों ने उसको जड़ बिठाकर रखा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लाला लाजपत राय ने उस समय कहा था कि कांग्रेस इज नाउ अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट, क्रिश्चियन गवर्नमेंट, यानी कि जो ईसाई सरकार यहां पर थी, ईसाई सरकार के सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस इस्तेमाल हो रही थी। ये 1907 में ही घोषित कर दिया था लाला लाजपत राय ने। तो वो अगर उस समय आज से 125 साल पहले ऐसा सोच सकते हैं, तो हम तो आज सोच ही सकते। अब सवाल यहां पैदा होता है कि ममता बनर्जी आखिर क्यों, या रीजनल पार्टियां मिलकर अभी भी नेतृत्व क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि जो असुरों का नेतृत्व करने वाली पार्टी है, सेफ्टी वॉल्व की तरह जो 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 सामने आई, उनमें अब वंश इतना भारी हो गया है कि वो राहुल बाबा को छोड़ना नहीं चाहते, वो प्रियंका विंची को भी छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि अब असुरों में भी नेतृत्व करने की क्षमता वाला कोई लीडर नहीं है जिसके पास प्लेटफॉर्म है, जिसके पास काडर है। इधर भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टियों से, पारिवारिक रिश्तों से मतलब नहीं रखते, परिवार में वही सामने आ सकता है जो योग्य है, सर्वदा योग्य है। परिवार बहुत कुछ नहीं कर सकता। अटल जी के मामले में आप देख रहे हैं, अडवाणी जी के मामले में आप देख रहे हैं, या कितने ही पूर्व नेता यहां से गुजर चुके हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या बलराज मधोक हों, कितने बड़े बड़े लीडर, उनके वंशों को आप यहां देख नहीं सकते। जो योग्य है वो सामने आएगा और योग्यता से सबको लड़ना पड़ेगा। किसी का पुत्र होने की वजह से या पुत्री होने की वजह से वो एक लाइन तो पकड़ सकता है लेकिन लीड नहीं कर सकता। उसके लिए आपने इस समय देख ही रहे होंगे कि यशवंत सिन्हा का क्या हुआ, जसवंत सिंह का क्या हुआ, ये सब कुछ। ममता बनर्जी आखिर सारे को एलाइड क्यों नहीं करना चाहती,
सवाल यह है कि सबको एलाइड करके वो नेतृत्व कर सकती हैं। सबको एलाइड करने से मतलब ये है कि जो रीजनल पार्टियां हैं सबको इकट्ठा करें और एक मंच बना लें और मंच बनाकर थर्ड फ्रंट बनाकर चलाएं। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि बंगाल में एक काडर को ही रिप्लेस करके बैठी हुई हैं, रिप्लेस करके मतलब जो कम्युनिस्टों का काडर था बंगाल में, उस पूरे काडर को उन्होंने कब्जा कर लिया और वो स्वयं उस पर बैठ गई। क्योंकि काडर से वो चली है, इसलिए उनको मालूम है कि वो काडर ही है जिसके आधार पर वो शासन कर सकती है। अब काडर किसके पास, काडर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो असुरों में कांग्रेस के पास ही है। इसलिए वो ये प्रयास कर रही है कि जहां कांग्रेस है, कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी बैठ जाए और सोनिया गांधी या राहुल बाबा या प्रियंका विंची बाड्रा, इनको सबको हटा दिया जाए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर उनके रथ पर चढ़कर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इधर एनडीए जो समविचार पार्टी हैं जिनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे वो लड़ सकें। इसलिए वो जब महाराष्ट्र में गई तो उन्होंने कहा कि साहब हम केवल एक चीज है जहां पर कांग्रेस है, हम कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं। ये हरियाणा में भी हुआ, ये पंजाब में भी हुआ, अभी अभी त्रिपुरा में हुआ और ये पहले वो कर चुकी हैं बंगाल में। तो त्रिपुरा में चुनाव बुरी तरह हारी, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल में वो कितना पा जाएंगी देखते हैं, वो कितना हरियाणा में पा जाएंगी, कितना दिल्ली में पा जाएंगे, वो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी उनको ये लगता है जैसे हमने त्रिपुरा पूरा अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि कांग्रेस का नेतृत्व खत्म करके कांग्रेस के काडर प्लेटफॉर्म को हमने अपने साथ मिला लिया। बंगाल में कम्युनिस्टों को और कांग्रेस का प्लेटफॉर्म खत्म करके उस पर मैं बैठ गई, उसका नेतृत्व करने लगी, यानी मेरी डायरेक्शन में चलने लगा। उस वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि भारत को सेकुलर, भारत में माइनॉरिटी को पहला अधिकार है, भारत में माइनॉरिटी का वोट हमको मिलना चाहिए और काली टोपी पहन जालीदार टोपी पहनकर उसको रोजा इफ्तार करना है और उनके वो मेजोरिटी के साथ कितनी ही जातियां क्यों न करें, देश किसी भी दिशा में क्यों ना जाए, उनका नेतृत्व करने का हमें लाभ मिले और मैं इस पर सत्ता पर बैठ सकूं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या शरद पवार ऐसा होने देंगे? जब ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ दिया तो शरद पवार ने उस पर पलटवार तुरंत कर दिया और तुरंत पलटवार में शरद पवार ने यह कहा कि यहां सवाल कांग्रेस का या किसी दल का नहीं है, यहां सवाल है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि पांडवों की जो सत्ता है, पांडवों को परास्त कौन कर सकता है। तो हमको रीजनल पार्टियों का मतलब नहीं है, बड़ी छोटी पार्टी से मतलब नहीं है, कांग्रेस अदर से मतलब नहीं। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि कांग्रेस के साथ वो अलायंस में है महाराष्ट्र में, तो भैया कांग्रेस के खिलाफ अगर बोल देंगे तो अलायंस टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो खुद भी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि भाई हाँ, अगर ये नेतृत्व करना चाहती कांग्रेस का तो यानी कि मेरा तो नंबर ही खत्म हो गया। और वो तो ये कयास लगाए बैठे हैं कि अब जो नया अलायंस बनेगा उसका नेतृत्व तो मैं करूंगा। वो कैसे नेतृत्व करेंगे, पीछे याद होगा, हालांकि उनके साथ गेम हो गया, बड़ा गेम हो गया उनके साथ उनके साथ बड़ा गेम हो गया। और बड़ा गेम ये हो गया कि एक बार उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मैं नेतृत्व करूंगा और यूपीए का नेतृत्व मैं करूंगा। संजय राउत ने घोषणा भी कर दी, भाई राजनीति के चाणक्य तो वो हैं, हालांकि चाणक्य से उनका उपमा देना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ शुक्राचार्य कह सकते हैं कि वो जो है वो एनडीए यूपीए के शुक्राचार्य। तो वो उनका मानना था कि शुक्राचार्य तो मैं हूं, तो नेतृत्व कैसे कोई और कर लेगा, इनको हटा दिया जाए, सोनिया वगैरह को थोड़ा साइड कर लिया जाए। हालांकि आपको याद ही होगा कि ये बड़े भारी खेवनहार थे किसी समय कांग्रेस के, और कांग्रेस में जब बहुत सारी मौतें हो गई थी सोनिया गांधी के बैठते समय, जितने लीडर्स ने क्लेम किया था या तो वो मर गए थे और शरद पवार जैसे लोग पार्टी छोड़कर बाहर निकल गए थे, इसलिए जीवित बचे थे। तो शनि तो बड़ा भारी है सोनिया जी का, यानी कि वो मंगल दोष है उनमें, जो उनके साथ अलायंस करता है वो मर ही जाता है, या जो उनके साथ उनके खिलाफ सोचता है वो मर जाता है। तो या षड्यंत्रों का हिस्सा हो जाता है, जो भी हम कहें। लेकिन उनको ये लग रहा है था अभी एक साल पहले तक कि भैया, बल्कि 6 महीने पहले तक, कि मैं नेतृत्व कर सकता हूं। संजय राउत ने स्टेटमेंट दे दिया, मामला गंभीर होते हुए परमवीर चक्र बाहर से निकल आया।
यानी कि परमवीर सिंह बाहर से निकले और परमवीर ने सीधा एनसीपी पर हमला कर दिया, यानी कि अनिल देशमुख पर हमला कर दिया। आप समझते हैं कि एनसीपी का होम मिनिस्टर होना क्या मतलब होता है। तो एनसीपी पर उन्होंने सीधा हमला कर दिया। नतीजा निकला कि एनसीपी खुद कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गई। मैंने उस समय भी कहा था कि परमवीर सिंह प्योर कांग्रेस का आदमी, प्योर कांग्रेस का आदमी इसलिए क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर वाला जब मामला आया था या भगवा आतंक का मामला आया था, तब उस समय कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय भगवा आतंक को लेकर प्रज्ञा ठाकुर को, साध्वी को कितना परमवीर सिंह ने प्रताड़ित किया, ये जग जाहिर है, ये ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ हो। इसलिए वो कांग्रेस ने एक तीर छोड़ दिया उस समय, और कांग्रेस का तीर परमवीर सिंह के रूप में छूटा, तो परिणाम ये निकला कि शरद पवार धराशायी हो गए, सोचना बंद कर दिया उन्होंने कि हम नेतृत्व भी करेंगे, और चुपचाप बैठ गए। अब वही काम करने निकली हैं ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव जीतने के बाद। त्रिपुरा में हालांकि वो हार गई, तो अब शरद पवार चूंकि खुद ही कैंडिडेट हैं, इसलिए कैसे कह दें, तो इसलिए उन्होंने ये सब घोलमाल करने की कोशिश की। देखना यह है कि शरद पवार और केंद्रीय जो शुक्राचार्य की भूमिका में इस समय बैठने का या जो नेतृत्व कर रही हैं सोनिया मैडम, वो क्या ममता बनर्जी को ये कुछ करने देंगी? क्योंकि सोनिया गांधी का, जैसे मैंने कहा कि सोनिया माइनों की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है। जब उन्होंने चाहा कि हम कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, तो नरसिंह राव लखूभाई पाठक केस में मर गए, उस समय राजेश पायलट कार एक्सीडेंट में मर गए, माधवराव सिंधिया प्लेन एक्सीडेंट में मर गए, जितेंद्र प्रसाद हार्ट अटैक उनको पड़ गया था। ये सब वो थे जो उसी इलेक्शन में दावेदार थे जिसमें सोनिया गांधी पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी। और इधर अर्जुन सिंह पार्टी छोड़ गए थे, पीए संगमा पार्टी छोड़ गए थे, शरद पवार खुद पार्टी छोड़ गए थे, और सीताराम केसरी का बुरा हाल हो गया था। तो आप समझ लीजिए कि जितने क्लेम करने वाले लोग थे वो सारे क्लेमेंट या तो मर गए या चले गए। तो कुंडली इतनी भारी है। अब उनकी पैर पर पैर रखकर जो करना चाहती हैं ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी खूब जानती हैं कि रीजनल पार्टियों को मिलाकर राष्ट्रीय संगठन बनाकर हम काम नहीं कर सकते, और ये चल नहीं सकता जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दो ही पार्टियों का बना हुआ है। वो एक बीजेपी का बना संघ की वजह से, वो भी आजादी से पहले ही उसका निर्माण हुआ था राष्ट्र के पक्ष में 1925 में, कि हम व्यक्तित्व निर्माण करेंगे, हम देश तैयार करेंगे। और 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ था जो अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए या तो हिंदू महासभा तैयार हुई थी, और बाद में संघ परिवार तैयार हो गया, तो उसने विभिन्न संगठन बना दिए, जिससे जनसंघ बना और बीजेपी बना। अब यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लेना चाहती है, तो बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे संघ है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सामने खड़ा हुआ है, जिनको कोई मतलब नहीं कि हमको लाभ क्या हुआ। केवल वो देश के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों लोग बनाए हुए हैं, वो उसी पर चलना चाहते हैं। आंख बंद करके वो लोगों की इनकी तैयारी करवाते हैं। बीजेपी के लोग भले ही लाभ हानि के लिए जो पॉलिटिक्स में है वो खेल सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि आरएसएस का है, इसलिए वो नींव बहुत मजबूत है। इधर कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो न्यू तो डगमगा रही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कांग्रेस का है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब वो कब्जा करना चाहती है ताकि वो उसका नेतृत्व कर सके। तो देखना यह है कि शरद पवार, पहले भी ऐसा अलायंस जब बना था तो उस समय लालू, मुलायम, वो सुरजीत, और इधर कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले, ये सब भंडाफोड़ हो गया था, कोई काम नहीं आ पाया था, क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल में ही रह गई थी, क्योंकि कांग्रेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, कांग्रेस के पास काडर था। इसलिए अब ममता बनर्जी का प्रयास है कि वो काडर ही पूरा कब्जा कर ले। कैसे करेगी, क्या करेगी, और सोनिया जी होने देंगी, उनकी कुंडली उन पर भारी पड़ेगी, और शरद पवार, अखिलेश यादव, ये नए नए छत्रप जो हैं ये तैयार होने देंगे, ये भी समय ही बताएगा। मुझे लगता है कि ये अभी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लड़ रही है, कौरवों पांडवों के युद्ध की बात मैं करूं, या देवासुर संग्राम की बात करूं, या राम रावण की बात करूं, हर युग में इस प्रकार का युद्ध होता रहा है, और हर युग में दैवी शक्तियां एक तरफ और असुरी शक्तियां एक तरफ रही हैं। वो असुरी शक्तियां सदैव दैवी शक्तियों पर प्रयास करती रही, लेकिन सौभाग्य भारत का ये है कि दैवी शक्तियां सदैव जीतती रही हैं, असुरी शक्तियां सदैव हारती रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।